बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़ेरे बहस में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, 15 सितंबर 2024 बरोज़ इतवार हुकूमत पुरुमीद थी कि आइनी तरमीम ले आएगी और रात 11 बजे तक वफाकी वज़रा ये कहते रहे कि उनके पास नंबर पूरे हैं। लेकिन रात 11 बजे से कुछ देर कबल JUIFA का एक बयान सामने आता है। मौलाना गफूर हैदरी मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत को इतनी जल्दी क्या है, आराम से कर लेंगे। और उसके बाद पार्लियामेंट का यह इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया जाता है। मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। उसके बाद पूरा हफ्ता मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है और जो लोग हुकूमत के बहुत करीब नज़र आ रहे थे आइनी तरमीम के हवाले से, वो दूरियाँ पड़ना शुरू हो गई। ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मौलाना फजल रहमान से उसके बाद एक मुलाकात की उनकी रिहाइशगाह पर। इस मुलाकात के अंदर बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना था कि हम एक अलहदा ड्राफ्ट लेके आ रहे हैं, आइनी मुसव्वदा लेकर आ रहे हैं। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने एक मुलाकात की असद कैसर साहब की रिहाइशगाह पर उनसे, और उसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया कि हम उन तमाम तरामीम को, उस मुसव्वदे को मुस्तरद करते हैं जो हुकूमत लेकर आ रही थी। इस तमाम तर तनाजुर के अंदर मौलाना फजल रहमान ने आज भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि मुसव्वदा के हवाले से बताया गया, लेकिन जब हम कॉपी मांगते थे तो दी नहीं जाती थी और बहुत से इबहाम थे। हम ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और ना ही हुकूमत के साथ हैं, हम आइन और कानून के साथ हैं। अब 3 ड्राफ्ट सामने आ गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक ड्राफ्ट है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है एक ड्राफ्ट वो तैयार कर रहे हैं, और आज मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि एक ड्राफ्ट उनकी कानूनी टीम तैयार कर रही है। अब क्योंकि आइनी तरमीम मंजूर कराने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है, तो यकीनी तौर पर तमाम जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें और हुकूमत है और उसके साथ अपोजिशन की किसी एक अहम जमात का साथ होना लाजमी है, तभी ये आइनी तरमीम मुकम्मल हो सकती है या इत्तफाक़ राय से मंजूर हो सकती है। अब हुकूमत इस आइनी तरमीम को कैसे मंजूर कराएगी, ये एक अहम सवाल है और मुमकिना तौर पर 2 प्लान नज़र आ रहे हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम प्लान A का जिक्र करेंगे जिस पर यह सारी मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी था। इस प्रोग्राम में हमारे साथ अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस देते हैं। नजमुल साकिब साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, उसके साथ साथ राव खालिद साहब सीनियर तज्ज़ियाकार, उसके साथ साथ साकिब बशीर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं नजमुल साकिब साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा और बुनियादी सवाल जो कि इतवार वाले दिन अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने उठाया था, उसी से जो है आगाज़ करना चाहूँगा इस डिबेट का कि हुकूमत को आखिर इतनी जल्दी क्यों है। क्योंकि 18वीं तरमीम के हवाले से जो मेरी राय है, ये जो मालूमात हैं, जो हमने देखा था, तकरीबन 10 महीने तक बहस हुई थी, लेकिन हुकूमत यहाँ पर चाहती थी कि एक ही रात के अंदर ये आइनी तरमीम मंजूर करवा ली जाए और इस पर बहस भी ना हो। तो अब आपको लगता है कि क्या इन तमाम तर मेल मुलाकातों के बाद हुकूमत इस पोजीशन पर मौजूद है कि दोबारा अपनी शराइत पर और अपने ड्राफ्ट को मंजूर करा पाए? हुकूमत का लगता है ज़ौक़ के जो इस वक्त फ़राइज़ मनसबी हैं ना उनके, उसमें नंबर 1 और नंबर 100 वो यही है कि आइनी तरामीम अब करनी है। याद रहे कि पहले ये था कि जी जब अपनी मर्जी के जज साहब होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं बनने देना, काजी फायज़ ईसा साहब की एक्सटेंशन होगी और बाकी 3-4 तरामीम ऐसे ही यानी भर्ती के तौर पे बीच में डाली गई। अब ये है कि अब ये हुकूमत वक्त की इज्जत का मसला भी बन गया है। और ये सुबकी जो हुई है कि आप रात को कह रहे हैं कि जी नंबर्स पूरे हैं और बिजनेस एज यूजुअल था। ये तो पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है कि आपने जब नंबर्स पूरे करने होते हैं तो वो आराम से हो जाते हैं, सेनेट में भी हो जाते हैं, नेशनल असेंबली में भी हो जाते हैं। और जिस किस्म की मुस्कुराहट उस वक्त हुकूमत वक्त के MNAs के ख़ास तौर पे चेहरों पे होती है, वो हमने इस दफ़ा भी देखा। यानी ख्वाजा आसिफ साहब बहुत मुतमईन थे, सारा कुछ ठीक ठाक था, राना सनाउल्लाह साहब भी अपनी बातें कर रहे थे। अब ये जब ये अचानक हुआ है, मेरे ख्याल में ये एक बहुत ज़्यादा यानी यूँ समझिए कि हुकूमत के लिए सुबकी तो हुई है, ये उनके लिए हैरानी की भी बात है। क्योंकि मौलाना साहब ने, अगर आप यानी तारीख देखें, यानी पार्लियामेंट की तारीख और मौलाना साहब का रोल देखें, तो मौलाना साहब बड़े फ्लेक्सिबल रहे हैं और वो नॉर्मली यही होता है कि आखिर में वो मान जाते हैं। इस दफ़ा वो नहीं माने और पड़तू पड़ गया। अब ये है कि ये इज्जत का मसला भी बन गया, बिजनेस एज यूजुअल था लेकिन मुहिम्मा बन गया। अब सवाल यहाँ पे ये है कि ये क्यों हो रहा है ऐसे कि आपकी आइनी तरामीम जो है वो पूरी नहीं हो रही। पहली बात तो सब आपने भी अपने इंट्रो में बताया कि मौलाना साहब हैं। दूसरी बात ये है कि मुझे ये अपने तौर पे मेरा तज्जिया ये कहता है कि हुकूमत वक्त को ये क्रेडिट नहीं देना चाहते। कुछ लोग ऐसे हैं
जो ताकतवर हलकों में हैं वो ये चाहते हैं कि ये क्रेडिट पीपीपी को जाए। अच्छा अब ये है कि इससे इससे बहुत सारी चीजें जो हैं वो हमें पीछे जाना पड़ेगा। अच्छा, नजमुल साकिब साहब, ये फरमाइएगा, आपने कहा जो लोग क्रेडिट नहीं देना चाहते, ये इन्हीं लोगों की वजह से फिर नंबर भी पूरे नहीं हुए। आपने कहा नंबर तो पूरे करा दिए जाते और मुस्कुराहटें भी आ रही थी, तो फिर क्या वजह है? वो कहा जाता था एक पेज पर है। देखिए ये जो पेज वाली बात है ना, आज तक समझ नहीं आई मुझे कि इस पेज वाली का मतलब क्या है। लेकिन ये जो आपने सवाल किया है ये बिल्कुल पर्टिनेंट सवाल है कि जब नंबर पूरे हो जाते थे रातों रात या फजर की नमाज से थोड़ी देर पहले, तो वो कौन लोग थे जो नंबर पूरे कराते थे? इस दफा लगा कि वो लोग बीच में नहीं हैं, इसीलिए तो 3-3 4-4 दफा वजीर आजम को जाना पड़ रहा है, सदर जरदारी साहब जा रहे हैं, बिलावल साहब जा रहे हैं। कौन है जो नहीं गया लेकिन नंबर पूरे नहीं हुए? इसका मतलब ये है कि या तो वो जो तकनीकी सारी बातें थी जो कि पहले करा लेती थी वो मौजूद नहीं है, या वो सारे हलके जो चाहते हैं कि खुल के बताया जाए कि जी ये हुकूमत नाअहल है। कि मैं नहीं कह रहा, मेरा तज्जिया कह रहा है कि वो ये बताना चाहते हैं कि आप क्या परफॉर्म करेंगे मईशत में, आप क्या परफॉर्म करेंगे, आपसे तो नंबर पूरे नहीं हो रहे। इसका मतलब ये है कि और आज ही की खबर है, ये जो ये बिलावल यानी जरदारी साहब का एक तो परसों का बयान और एक आज की मुलाकात मौलाना साहब से, उससे ये तासुर और ज्यादा जोर पकड़ता है कि किसी तरीके से वो चाहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी का नाम आए, और अंदर खाते में पीपल्स पार्टी भी शायद यही चाहती है कि उनका अब जो है ना वो टाइम आ गया है। अब उसमें आइंदा क्या होने वाला है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन इस वक्त यही लग रहा है कि आईनी तरमीम हुकूमत की इज्जत का मसला बन चुका है। मेरे 2 सवाल हैं यहाँ पे बड़े अहम, और वो चाहेंगे हम कि हमारा पैनल भी और आप भी इस पे सोचें, और आपके लाखों देखने वाले, कि अचानक आइन इतना अहम क्यों हो गया है? आप तो कह रहे हैं ना कि जी ये सारी चीज, आइन को तो आप समझते थे कि एक कागज का टुकड़ा है और उसमें पता नहीं अमेंडमेंट्स कितनी हो गई हैं, और फिर अचानक अभी क्यों? और दूसरा ये है कि अगर आपने अपनी मर्जी के फैसले करवाने हैं तो फिर अदालत को बंद क्यों नहीं कर देते? अगर आपका ये ख्याल है कि जी हमारे ये बिल्कुल नजमुल साकिब साहब, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इसको तफसीलन डिस्कस भी करते हैं जो आप चीज कह रहे हैं, क्योंकि आईनी मामलात के हवाले से पार्लियामेंट आखिरी बात ये है इस वक्त की कि जमहूरियत के असूल और अखलाकियात सब एक तरफ पड़े हैं, और उसके साथ ज़ौक एक यूं समझिए कि अंबार लगा हुआ है मसाइल का, और हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी कुर्सियां मजबूत करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी का जितना भी टाइम है, 6 महीने है, 1 साल है, 3 साल है, हम इसमें अपनी मर्जी के और अदालत को अपने ताबे करना चाहते हैं। ठीक है, आप ये समझते हो, और हमने माजी में देखा गैर जमहूरी चीज, हमने माजी में देखा कि जो लोग अपने दौर में जो अपने हक में फैसले कराने के लिए करते थे और हो भी जाते थे, वो ज़्यादा देर तक उनके हक में नहीं रहते थे। राव खालिद साहब, एक तो ये टाइमिंग का जो सवाल उठाया गया है नजमुल साकिब साहब की जानिब से कि कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 25 अक्टूबर जो है ना हर गुजरते दिन के साथ करीब आती जा रही है, और जो खबरें और जो मुमकिना ड्राफ्ट हमारे सामने आया, ऐसा ही लग रहा था कि वो 25 अक्टूबर से बहुत रिलेट कर रहा है। तो एक तो ये टाइमिंग, और दूसरा 3 किस्म के ड्राफ्ट अब सामने आ रहे हैं। तो एक ड्राफ्ट मौलाना साहब का है, एक पीपल्स पार्टी का, एक हुकूमत का है। तो कौन सा ड्राफ्ट आपको जीतता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, मुझे तो अभी तक जो सारी सेंस आई है इस पूरे मसले की, ये एक स्टॉर्म इन अ टी कप जो है, नजमुल साकिब ने बड़ी अच्छी बात की। ये मुस्लिम लीग नून के कंबल का रौला है कि उसका जो है ना किस तरह उसको फ़ारिग किया जाए, किस तरह उसको नकम्मा और नाअहल साबित किया जाए कि उसके पल्ले कुछ भी नहीं है। जहाँ तक ड्राफ्ट्स की बात है तो उसमें देखिए ओवरऑल इसकी टाइमिंग और बाकी चीज़ों के हवाले से जो मौलाना फजलुर रहमान ने आज भी बात की, पहले भी की थी, वो कहते हैं कि बदनीयती नज़र आती है इसमें। बदनीयती की वजह क्या है? शायद अमेंडमेंट्स बहुत अच्छी हों, बदनीयती की वजह वो टाइमिंग है, और टाइमिंग के ऊपर जिस तरह से ज़ोर लगाया जा रहा है, 25 अक्टूबर की आपने बात की, डेडलाइन जैसे एक मुकर्रर हो गई है कि 25 अक्टूबर तक ये करना है। तो 25 अक्टूबर तक क्यों करना है? तो फिर आपके जहन में नेचुरली आती है, चीफ जस्टिस एक रिटायर हो रहे हैं 25 अक्टूबर को, उससे पहले कोई ऐसी अमेंडमेंट्स करनी क्या ज़रूरी है कि उनकी रिटायरमेंट रुक जाए, या कोई ऐसी अदालत बन जाए जहाँ पे वो जाके उनको अकोमोडेट किया जा सके? इस किस्म की बातें सुनने में बुनियादी तौर पे आ रही हैं। लेकिन जो असल जो बुनियादी मसला है इसमें, वो ये समझने का है कि सारी सियासी जमातों को, सियासी लीडरों को, सबको पता है कि मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है।
सबको पता है मिसाल के तौर पे कि ये दिल का दर्द है, दिल की तकलीफ़ है, आर्टरीज ब्लॉक हुई हुई हैं, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं घुटने का इलाज करना है हमने। ठीक है, अगर घुटना ठीक हो भी जाए तो क्या दिल प्रॉपर काम करना शुरू कर नहीं, देगा? वो डॉक्टर का इंतखाब नहीं किया जा रहा है, ये अमेंडमेंट्स आ जाती है। राव खालिद साहब, डॉक्टर का इंतखाब ही तो किया जा रहा है। जी, वो यही मैं कह रहा हूँ, अगर आप डॉक्टर का इंतखाब ऐसे का करेंगे जिसको पता है कि दर्द दिल का है, लेकिन वो आपको घुटने के एक्सरे करवा के और घुटने का इलाज शुरू कर देता है, तो घुटना पता नहीं ख़राब है या नहीं है, मज़ीद ख़राब हो सकता है, उससे ठीक नहीं होगा, लेकिन असल मर्ज़ वहीं पे मौजूद रहेगी। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप ये अमेंडमेंट्स कर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर लेते हैं, क्या मेमोगेट स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट केस को इस किस्म का आइंदा नहीं सुनेगी? क्या पनामा केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं आएगा? क्या यूसुफ गिलानी जैसा केस नाअहली का नहीं आएगा अदालत में? इस तरह के बेशुमार केस, भुट्टो साहब की फांसी जिस तरह हुई जिस केस में, क्या इस किस्म के केसेस का रास्ता बंद हो जाएगा? मेरा ख्याल है नहीं होगा। जब तक आप असल मर्ज़ की तरफ नहीं जाएंगे, अपने पूरे सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ बिलावल साहब की याद दहानी के लिए। उनके नाना ने 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके बेसिक सेलिएंट फीचर्स 3 बुनियादी चीज़ें थी उसमें। नंबर 1 था कि असल हाकमियत खुदा ताला की होगी, जो आवाम के ज़रिए चोज़न रिप्रेजेंटेटिव उसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। नंबर 2 था इस्लामी अहकामात के मुतसादिम कोई आप लॉ या कानून नहीं बना सकते। नंबर 3 था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स के साथ जो लिंक करती है। उनके नाना ने 4 अमेंडमेंट्स की, 3, 4, 5, 6 की। तो पहली 2 भी थी, पहली बांग्लादेश के लिए थी, दूसरी अहमदियों के लिए थी। बाकी 4 अमेंडमेंट्स उन्होंने, आज की अमेंडमेंट्स आप उठा लें और वो उठा लें 3, 4, 5, 6, आपको अगर कोई फ़र्क नज़र आ जाए तो मुझे बताइएगा कि ये फ़र्क था। 3 ये थी कि जो डिटेंशन है अथॉरिटी का, जिसके पास इख्तियार सियासी मुखालफिन को डिटेंशन देने का, उनको पावरफुल कर दिया गया, उनके इख्तियारात बढ़ा दिए गए कि वो जब तक मर्जी डिटेन करें। उसके बाद देखा गया कि हाई कोर्ट से उसको ज़मानत दे देती थी। 4th अमेंडमेंट लाई गई, 199 के उनके इख्तियारात कर्टेल कर दिए गए कि वो ज़मानत नहीं दे सकते उनके लिए। 5th अमेंडमेंट फिर लाई गई जिसमें हफीज़ पीरज़ादा साहब ने ये तकरीर करते हुए कहा, जो आज हम सुन रहे हैं, तकरीर करते हुए कहा कि ये जो जुडिशरी एग्जेक्टिव के मामलात में, मुकन्ना के मामलात में मुदाखलत कर रही है, ये बगावत के ज़िम्मे में आता है, ये हाई ट्रीज़न है और अब इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उसमें अदलिया की आज़ादी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम दिया गया था कि इतने टाइम में आपने अदलिया की सेपरेशन करनी है और इंडिपेंडेंट करना, उसको बढ़ा दिया गया, उसका टाइम लिमिट 15 साल कर दी गई। उसके बाद सीजे की टर्म जो है फिक्स कर दी। उसके बाद हाई कोर्ट के जजों के तबादला लाजमी करार दे दिया। तौहीन अदालत का इख्तियार कम कर दिया गया। ये सारी चीज़ें की गई। फिर पता चला कि आपने जो टर्म फिक्स की है चीफ जस्टिस साहब की, आपके जो पसंदीदा चीफ जस्टिस हैं उनकी रिटायरमेंट एज तो आ गई है, तो फिर एक अमेंडमेंट की गई 6 आखिरी। उसके बाद ये असेंबली डिसॉल्व हो गई थी 1977 वाली, कि चीफ जस्टिस जो है ना, भले रिटायरमेंट एज आ जाए, लेकिन अगर उसकी उम्र टर्म 5 साल है तो 5 साल पूरे करेंगे, हाई कोर्ट वाले 4 साल पूरे करेंगे। ये सब कुछ किया, आखिर पे क्या हुआ? इन वेरी अनफॉर्चुनेट, भुट्टो साहब फांसी लग गए। सारे अपनी मर्ज़ी के अदालतें, अपनी मर्ज़ी के कानून, अपनी मर्ज़ी के लोग सारे ला के बिठा के, इसके बावजूद वो नहीं बच सके। तो मसला ये है कि असल जो बुनियादी मसला, जो दिल की बीमारी है ना, उसका इलाज करे, घुटने का इलाज ना करे। घुटना ठीक भी हो जाए तो दिल जब तक ठीक नहीं होगा, सही नहीं धड़केगा, यानी आप समझते हैं निज़ाम सही आप समझते हैं बुनियादी प्रोसीजर जो है उसको समझने की ज़रूरत है, मर्जी की तरफ नहीं। साकिब बशीर साहब, एक तो ये फरमाइएगा, ये जितनी भी इस हफ्ते के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, इसके अंदर तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के इत्तेहादी भी उनसे दूर हो गए हैं, और मौलाना फजल रहमान जिनके बारे में कहा जा रहा था और हुकूमती वज़रा ये तासुर रख रहे थे कि मौलाना से बात हो गई है, इतवार को जो है वो सरप्राइज़ मिलने वाला था, लेकिन हुकूमत को खुद सरप्राइज़ मिल गया। तो अब क्या ख़बरें हैं इस्लामाबाद में, ये दूरियाँ कम होंगी और हुकूमत की अगली मूव क्या होगी? कोई और मुलाकात भी होने वाली है? सबसे बड़ा जो सरप्राइज़ था वो संडे की शाम को तकरीबन 7 बजे का था, लास्ट संडे, और तब से चीज़ें जो है वो ऑनवर्ड चल रही हैं। वो था मौलाना के जो अब्दुल गफूर हैदरी साहब हैं, उन्होंने कहा कि पिछले 2 रोज़ से हमारे साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमें कह रहे हैं कि हम जो तरमीम ला रहे हैं उनकी आप जो है वो मंजूरी दें, हमारे साथ नंबर पूरे करें। और उन्होंने कहा कि इंकशाफ किया
कि हमें अभी तक ड्राफ्ट ही नहीं दिया गया, और उसके बाद ड्राफ्ट दर ड्राफ्ट मामला चलते रहे। बिलावल साहब कभी कहते हैं कि वो जो ड्राफ्ट उधर शेयर किया गया वो असली नहीं है, वो जो है वो अभी उसमें मतलब इब्तदाई था। फिर वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी अपना ड्राफ्ट बना रही है, मौलाना साहब अपना ड्राफ्ट बना रहे हैं। तो ड्राफ्ट में ही काम चल गया। लेकिन इस दौरान जो कामरान मुर्तज़ा साहब हैं, वो सेनेटर हैं और वकील भी हैं, बड़े सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो इन सारे मामलात में मौलाना की मीटिंग्स में मौजूद रहे जी। उन्होंने जो बात की वो बात मेरा ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट वो है जो नजमुल साकिब साहब ने और राव साकिब साहब राव खालिद साहब ने बात की कि बिलावल जो है वो बहुत एक्टिव है। तो उन्होंने इंकशाफ किया कि बिलावल साहब तो हमें रात के अंधेरे में रात 2 बजे कह रहे थे कि मजबूरी है, ये करना ही पड़ेगा, आप जो बुनियादी हुकूक है वो भी सलब कर दें। ये किस आर्टिकल पे कहा, ये साकिब बशीर किस आर्टिकल पे कहा, ये भी बता दें किस आर्टिकल पे कहा? आर्टिकल 8 जी आर्टिकल 8 आइन का जो आर्टिकल 8 है वो इससे मुतल्लिक है। और उसके हवाले से आज या कल भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक और जजमेंट भी आई है। उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि जो लेजिस्लेचर है वो कोई ऐसा लॉ नहीं बना सकता कि जो उसके मुतजाद हो आर्टिकल 8 के, कि वहां किसी के जो हुकूक हैं वो सलब हो रहे हों, वो उसके जो है वो मुतजाद नहीं कोई लेजिस्लेशन कर सकते। तो आर्टिकल 8 की बहुत अहमियत है, आर्टिकल 199 की बहुत अहमियत है, जिसमें कामरान मुर्तज़ा उन्होंने फिर कहा। मैं कामरान मुर्तज़ा का नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं, इस सारे सिनेरियो में वो वाहिद थे जो हर मीटिंग में थे और वो वकील थे, और वो JUIF के जो लीगल मामलात हैं वो देखते हैं, ज्यादा समझ सकते हैं। मौलाना ने तो डेफिनेटली बात करनी थी अपनी लीगल कंसल्टेशन के साथ। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 199 में आप जो गदगन लगाने जा रहे थे और जो आप आर्टिकल 8 में करना चाह रहे थे, आप जो आईनी अदालत एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक कंट्रोल रूम आप जो है वो बनाना चाह रहे हैं, और इस तरह जो हाई कोर्ट्स के जजेस हैं उनकी ट्रांसफर वाला जो मामला है, आज भी मौलाना ने ये बात की, जो ट्रांसफर वाला मामला है इसका मतलब उन्होंने ये लिया जी, मौलाना ने ये कहा कि इसका मतलब ये है कि एक जज मेरे खिलाफ कोई फैसला दे तो मैं उसकी ट्रांसफर करवा दूं। फिर उन्होंने कहा फिर तो सारा सिस्टम जो है वो मतलब एक जुडिशियल सिस्टम तो खत्म हो गया ना, जो इंडिपेंडेंस है, जो आजादी है जुडिशरी की, वो खत्म हो गई। तो आज जो बातें मौलाना साहब ने की हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने कहा है कि बिलावल साहब से मेरी बात हुई थी जब मैं मुल्तान आ रहा था, और मैंने कहा कि आप ड्राफ्ट बनाएं, हम भी ड्राफ्ट बनाते हैं, हम कंसेंसस डेवलप करेंगे। उन्होंने कहा वो बात अभी जो है वो कायम है, और उसके बाद हमने जाना है फर्दर, हमने चीजें आगे करनी थी। लेकिन एक और रास्ता जो है वो उन्होंने निकाला है कि आपके जो वालिद साहब हैं और पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, सदर पाकिस्तान तो हैं ही, लेकिन वो पीपल्स पार्टी के भी सरबराह हैं। तो उन्होंने दस्तखत किए हैं एक ऑर्डिनेंस पे, और एक नया रास्ता जो है वो लेने जा रहे हैं कि नंबर जो है वो पूरे किए जाएं। और मौलाना ने ये बात बड़ी क्लियर अल्फाज में कही है कि ये जो रास्ता जो है वो इत्तेफाक राय होने के बावजूद ये जो रास्ता लिया जा रहा है, किसी और रास्ते से नंबर जो है वो पूरे करने की कोशिश की जा रही है, ये गलती होगी। और इस गलत तरीके से अगर कानून साजी करने की कोशिश की गई तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। साकिब बशीर, आप ये बता दीजिएगा, मतलब ये है कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ये बता दीजिएगा, बुनियादी सवाल ये था कि क्या हुकूमत अब इस हवाले से क्या प्लान रखती है, क्या जो है वो, क्योंकि आज शहबाज शरीफ साहब की नवाज शरीफ से मेरे ख्याल से मुलाकात भी हुई है इतलात के मुताबिक, और तो हुकूमत क्या प्लान कर रही है, मौलाना से दोबारा कंसल्ट करे, क्या करे? हुकूमत जो है वो प्लान बी पर अमल कर रही है। आज जो उन्होंने अमली तौर पर किया है वो प्लान बी है। प्लान ए मौलाना का था, मौलाना के साथ शायद बात होगी, और ये भी पता चला कि नवाज शरीफ साहब नाराज़ होकर चले गए कि यहाँ पूरी तैयारी नहीं थी। अच्छा, नाराज़गी उनकी तैयारी पे ही थी, उन पे वैसी बात नहीं है कि वो कोई जो तरामीम थी उनसे डिसएग्रीमेंट था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन तैयारी पे थी जी, मुझे बुलाया गया और तैयारी नहीं थी। तो आप जो सवाल है आपका कि क्या कर रहे हैं, प्लान बी है। प्लान बी ऑर्डिनेंस है, ऑर्डिनेंस के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट वाला जो मामला है उसमें जो तब्दीली है, उस तब्दीली के बाद वहां 63A वाला केस फिक्स होगा। 63A अच्छा, ये ठीक है, जो हमारे देखने वाले हैं ये साकिब बशीर, ये हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बिल्कुल यकीनी तौर पर बात कर रहे हैं। हमने अपने इंट्रो में बताया कि ए और प्लान बी से हुकूमत जो है वो काम कर रही है। प्लान ए को तो तफसीलन डिस्कस कर लिया गया, अब प्लान बी क्या होगा, क्या हुकूमत जो है वो सोलो फ्लाइट लेकर ये कर सकती है पीपल्स पार्टी के साथ मिला के, और मौलाना को टोटल इग्नोर करके, इस पर बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।
के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अब बात हो रही थी प्लान बी क्या होगा। मैं ज़रा अपने नाज़रीन की आसानी के लिए और इससे कबल अपने पैनलिस्ट की जानिब जाऊँ उनकी राय के लिए ज़रा इस चीज़ को तफसीलन देख लेते हैं कि ये हुआ क्या अब तक। नाज़रीन, 12 जुलाई को 13 जजेस का एक फ़ैसला आता है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, जिसमें से 8 ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी चाहिए और 11 ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सियासी जमात है और 2 इससे इख्तलाफ करते हैं। फिर 2 अगस्त को इलेक्शन एक्ट में तरमीम की जाती है और पार्लियामेंट से ये मंजूर कराई जाती है। 6 अगस्त को सेनेट से ये मंजूर कराई जाती है। इलेक्शन कमीशन वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है। फिर 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस, तफसीली फैसला तो अभी तक नहीं आया लेकिन वजाहत जो है वो सामने रखते हैं। फिर 16 सितंबर को एक इजलास होता है इलेक्शन कमीशन का, उससे वो बेनतीजा खत्म हो जाता है। और उसके बाद 4 इजलास, आज भी एक इजलास हुआ, वो भी बेनतीजा खत्म हो गया। उसके बाद कल की तारीख के अंदर यानी 19 सितंबर को हम ये देख रहे हैं कि पार्लियामेंट के जो नेशनल असेंबली के जो स्पीकर हैं वो इलेक्शन कमीशन को एक खत लिखते हैं। वो कहते हैं कि जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई है आप उस पर अमल दरामद करें और आज आप नेशनल असेंबली जो है उस पर अमल दरामद करते हुए, उस तरमीमी एक्ट पर अमल दरामद करते हुए पार्टीज़ की एक नई लिस्ट भी जारी कर देती है, जिसमें PMLN के 110 मेंबर्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 69 मेंबर्स हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस लिस्ट के अंदर मौजूद नहीं है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इस लिस्ट के अंदर मौजूद है, उनके 80 मेंबर्स हैं और जो इंडिपेंडेंट है जिनको पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बैक कर रही थी वो 8 हैं। अब ये मामला जो है वो किस तरफ जाएगा, यहाँ मामला है। फिर एक तरमीमी जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आज मंजूर किया गया। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, उसके बाद फिर मेहमानों की तरफ जाते हैं अपने पैनलिस्ट की जानिब। कि पहले ये हुआ करता था कि चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस जो उस वक्त मौजूद होते हैं वो 3 का एक पैनल होता था और वो डिसाइड करता था सो मोटो लेना या कौन सा केस किस तरफ जाएगा। आज जो तरमीम की गई है उसके बाद ये है कि चीफ जस्टिस, एक सीनियर जज और एक जज जो है वो चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे और उसके हवाले से भी जो है नाम सामने आ गया। अमीनुद्दीन साहब का नाम सामने आया जो कि सीनियरिटी में 5वें नंबर पर हैं, उनको नामजद कर दिया गया। राव खालिद साहब, ये है प्लान बी हुकूमत का, आपको लगता है? और एक बड़ा बुनियादी सा सवाल है, मैं तीनों से पूछूंगा, मेरी रहनुमाई भी फरमा दीजिएगा कि ज़्यादा सुप्रीम कौन है, पार्लियामेंट है या अदलिया है? देखिए, जो 1973 का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस वक़्त भुट्टो साहब ने तकरीर की थी उसके पास होने पे। उन्होंने अपनी तकरीर में ये मेंशन किया था, पर्टिकुलरली जो आपने सवाल पूछा है, उनको भी पता था कि ये सूरत हाल क्या बन रही है और क्या हो सकती है पॉसिबली। उन्होंने कहा था कि दुनिया भर में जहाँ भी पार्लिमानी निज़ाम है वहाँ पे पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन हमने आइन को सुप्रीम बनाया है अपने मारूजी हालात की वजह से। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है और उसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो उसका बेसिक लिंच पिन है, आप कह लें, जिसमें अदलिया, मुकन्ना और इंतज़ामिया उनके अलग-अलग डोमेन है। और अदलिया की आज़ादी की, जैसे मैंने पहले बात की, अदलिया के इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पे काम करेगी, उसमें इंटरफेरेंस नहीं की जा सकती। इवन उसके अपॉइंटमेंट्स का मसला हो, उसके जो डिलीवरी सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसका, वो हो। इवन लोअर कोर्ट्स में आप नहीं उस तरह से इंटरफेयर कर सकते, उनको इस तरह से प्रोटेक्शन और इंडिपेंडेंस दी गई है। ये अलग बात है कि हमारे यहाँ हर लेवल पे कहीं ना कहीं कोई घुस जाते हैं, कोई प्रेशर या वट एवर, या जिस तरह भी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की आपने बात की। तो बुनियादी तौर पे आप पाकिस्तान में आइन सुप्रीम है, उसके तहत सारी बॉडीज़, और पार्लियामेंट का जो इख्तियार है वो एक हद तक है। वो सर्टन लॉज जो है, जैसे मैंने पहले कहा, इस्लामी कवानीन से मुतसादिम कोई कानून वो नहीं बना सकते, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को ख़त्म करने का कोई कानून नहीं बना सकते, इंसानी आज़ादियों के ख़िलाफ़ कोई कानून साजी नहीं कर सकते। ये फेडरल सिस्टम जो है हमारा, उसके ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकते, क्योंकि ये फेडरेशन है, उसका फेडरल सिस्टम एक है जिसमें 4 सूबे और एक मरकज़ है, तो उसके ख़िलाफ़ वो नहीं कर सकते। वो उनके इख्तियारात महदूद है बहुत ज़्यादा। जहाँ तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की बात है, उसमें मैंने देखा जब आज, और उसमें फुर्तियाँ जो देखी हैं मैंने, ऑर्डिनेंस पास हुआ है, मेरा ख्याल अभी जरदारी साहब ने साइन भी नहीं किए होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट से हमें इतला आ गई कि वो नया सुबह काबीना में पेश हुआ और सदर साहब ने फ़ौरन मंजूर कर लिया। जी जी, फ़ौरन मंजूर कर लिया, और उनका मंजूर करने का गजट नोटिफिकेशन होता है, पता नहीं वो हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अमल शुरू कर दिया है उस के हवाले से, और वहाँ से हमें उनके ऑफिस से अनाउंसमेंट आ गया कि ये कमेटी ये वाली होगी। अब इस तरह से ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब आया था और इसको रोका गया था, उस वक्त चीफ जस्टिस सैयद बंदियाल साहब थे, उनके ख़िलाफ़ वो हर्जा सराई की गई और वो कुछ कहा गया और सारा कि ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं होता और इस तरह। और उसके बाद फुल कोर्ट ने जब ये इसको प्रूव किया, फुल कोर्ट ने कहा कि जी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है
ये इम्प्लीमेंट होगा ऐसा जिस तरह ये बना है। तो क्या अभी जब इसके में तब्दीली की गई है, चीफ जस्टिस साहब से पूछा गया है, कोर्ट से पूछा गया है, बार एसोसिएशन से पूछा गया है, क्योंकि वो स्टेक होल्डर्स हैं ना सारी चीज़ों में, उनसे क्या पूछा गया है? मुझे तो ये लगता है, मुझे एक शख्स याद आ रहा है अपने गाँव का, अल्लाह वसाया उसका नाम था, और वो पंक्चर लगाने का काम करता था। उसने अपने साइकिल के पीछे बड़ा सा बॉक्स रखा होता था जिसमें पंचर लगाने का सामान होता था। तो वो अगर कहीं पंचर लगाता था, उसको पता चलता था ना फ़लाँ जगह पे भी कोई साइकिल पंचर हो गई है, तो वो साइकिल पे अपना बॉक्स रखता था और वहाँ पहुँच जाता था। तो उसके बाद उसकी दुकान को हम कहते थे जहाँ पंक्चर वहाँ दुकान। तो ये इस किस्म की चीज़ें लग रही है, जैसे ही कहीं पे कोई मसला होता है, इधर आर्डिनेंस जारी कर दो, इधर कानून बना दो। तो ये मामलात इस तरह से नहीं चलते। अगर आपने इस लेजिस्लेशन प्रॉपर करनी भी है या चलाना है, अपने प्लान बी को इम्प्लीमेंट करना है, आप कर ले भले। सेनेट पे क्या करेंगे? सेनेट में तो आपके पास कुछ नहीं है। फिर आप वेट करेंगे 63A का, जैसे साकिब ने बात की पहले हिस्से में कि 63A का उसकी अपील पेंडिंग पड़ी है, वो आप कर लेंगे। 63A को ख़त्म, उसका जो भी है कि जी वोट काउंट होगा, आप यही करना चाहते हैं जी, आप वोट काउंट कर लेंगे, सेनेट से बंदे तोड़ेंगे, तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब ठीक कह रहे हैं, तो फिर तो सौदाबाजी होगी, फिर आप सुदागरी करेंगे, और जो पहले हॉर्स ट्रेडिंग होती रही। तो फिर 63A मियाँ साहब से भी पूछने की बात है और पीपल्स पार्टी से पूछने की बात है कि रातों रात जो आपने अमेंडमेंट की थी लोटा क्रेसी रोकने के लिए और हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए, फिर वो क्यों की गई? इसको ख़त्म ही कर दें, वापस ले लें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्लान बी तो है। मुझे पहले हिस्से में मैं जब सुन रहा था, मुझे एक बड़ी यानी एक इंट्रिगिंग सी बात मेरे जहन में आई कि ये गवर्नमेंट इतना बड़ा काम कर रही है, इतना अहम काम कर रही है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रही है, कायद मुस्लिम लीग नून उनकी तरफ से हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती, मामूली सी भी कोई सांस की ऊंची आवाज़ भी नहीं आ रही कि उस पर कुछ, हाँ उसके सपोर्ट में या उसके कुछ तो बात करे। वज़ीर आज़म को लीड करना चाहिए इसको, वो कहाँ पे है? उनका कोई बयान आपने सुना हो, उनकी कोई बात आपने सुनी हो, उनके कोई एक्शन आपने देखा हो? पॉइंट आ गया। मैं जरा तो तारड़ साहब नजर आते हैं, आगे बढ़ता हूं, एक दो और आते हैं, आगे बढ़ता हूं, लेकिन ये जिम्मेदारी जो है ना उन्होंने बिलावल साहब को दे दी कि आप मौलाना से मिलें, वज़ीर आज़म साहब ने। नजमुल साकिब साहब, ये बुनियादी चीज़ क्या पार्लियामेंट को ये इख्तियार है जो ख़त उन्होंने लिखा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, ये भी बताइएगा। और हमने देखा माजी में बेशक नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला हो या जब इमरान खान की हुकूमत गई थी, उस वक्त जो अदालतों का फैसला था, रात को 12 बजे कहा गया अदालतें खुली, तो किसी भी ऐसी जगह जहाँ पर इख्तलाफ था माजी करीब के अंदर, हमने देखा कि वो फैसला तस्लीम किया गया, इख्तलाफ अपनी जगह। लेकिन अब तो अगर अदलिया कह रही है कि आप इलेक्शन करवाएं तो इलेक्शन कमीशन वो नहीं कहता, फिर एक फैसला देती है तो पार्लियामेंट उसके हवाले से एक और तरमीम कर देती है। तो क्या पार्लियामेंट का ये इख्तियार है? देखिए, ये बड़ा आसान सा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत आसान है। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल सही आ रही है, आपकी आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है। अच्छा जी, देखिए, पार्लियामेंट सुप्रीम है जहाँ तक कि उनके मुकन्नना होने का ताल्लुक है, यानी कानून बनाने में वो सुप्रीम है, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक अदलिया की बात है तो वो सुप्रीम है, कानून और आइन की तशरीह में। मसला इस वक्त ये है कि आइडियल सूरत हाल में ले लिया गया है कि जमहूरियत पाकिस्तान में है और वो जमहूरियत के तमाम बुनियादी उसूलों पे चल रही है। लिहाजा चूंकि आइडियल जमहूरियत में पार्लियामेंट सुप्रीम होती है कि वो कोई भी कानून बनाए 2/3 मेजॉरिटी से या कोई भी आइन में तरमीम करे तो वो कर सकती है, यहाँ तक तो ठीक है। सवाल यहाँ पे ये नहीं है। सवाल ये है कि जब मखसूस नशिस्तों पे तशरीह आती है और वो यानी सुन्नी इत्तेहाद की बजाय वो कहते हैं जी कि यानी पीटीआई को नशिस्तें मिलेंगी और पीटीआई को वो आप एक सियासी जमात भी तस्लीम कर लेते हैं, वो तशरीह करते हैं। और ये तशरीह करने में आइन की हो या कानून की हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप पॉलिटिकल साइंस की किताबें पढ़ लीजिए, लॉ की किताबें पढ़ लीजिए, जमहूरियत की तारीख पढ़ लीजिए, आपको पता लगेगा कि अगर अदलिया की बात आती है और वो भी एपेक्स कोर्ट की, तो उसमें तशरीह की हद तक किसी और को कुछ करने की जरूरत नहीं है और उसमें सीधा सीधा सा ये है कि इसकी तशरीह के लिए, और यही हुकूमत जाती नहीं है और पिछले कई बरसों से देख रहे हैं। चलें जी सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जब से ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया है या उससे पहले भी वो जो 6 जजों ने यानी हाई कोर्ट के खत लिखा था, उस वक्त से लेकर अब तक की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो हमें ये नजर आता है कि अदलिया और मुकन्नना जो है
वो आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं एंड नोबडी इज विलिंग टू ब्लिंक। अब चूंकि ब्लिंक नहीं कर रहे वो, तो इधर से आप करेंगे एक यानी आएगी तशरीह, उधर से वो बैठ जाएंगे जी हम इसकी कानून बना लेते हैं, इधर से वो कहेंगे ऐसा है, नहीं जी हम तो ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। तो ये सूरत हाल जो चल रही है, और इसके दरमियान में अवाम फंसी हुई है, और इसके दरमियान में तमाम किस्म के मसाइल जो हैं, जो यानी मईशत से लेके मुआशरत तक वो फंसे हुए हैं। अच्छा, अब इन दो सवालों के दरमियान पाकिस्तान तो फंस गया जी। सवाल ये है कि ये जो अक्टूबर का हम बात कर रहे हैं, यानी जरा सोचिएगा कि सारे लोग सोच रहे हैं जी अक्टूबर आएगा, और वो ये नहीं कोई देख रहा कि अक्टूबर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ होनी है, क्या मेहमानों को बताएंगे आप, क्या बता रहे हैं आपके, आपकी तो आप यानी आपस में आप तो रियासत के हिस्से हैं, एक रियासत के आप हिस्से हैं, आपकी जो मुकन्नना है वो भी, और आपकी जो अदलिया है, इनके बगैर तो जमहूरियत चल नहीं सकती, रियासत चल नहीं सकती। अगर यही आपस में गुत्थम गुत्था है तो हम क्या मैसेज दे रहे हैं? दूसरी बात, अक्टूबर के बाद भी ज़ौक़ महीने कुछ आने हैं जी, और वो लोग जो ये समझ रहे हैं, वो लोग ये समझ रहे हैं कि या तो काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाएगी, या ये जस्टिस मंसूर जो है वो बन जाएंगे तो बात खत्म हो जाएगी। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, जी जी, ये बात यहाँ से असल में शुरू होगी दोनों सूरतों में। पहली सूरत ये है कि एक्सटेंशन मिलती है तो आपके ख्याल में ये जो बाकी लोग हैं, ये जो बार काउंसिल है, ये जो बाकी हिसाब किताब हैं, जो वकला हजरात हैं, जो सेन माइंड वाले लोग हैं, जो पीटीआई है, ये चुप करके बैठी रहेगी, बात बढ़ेगी। अब हम देखते हैं कि मंसूर अली शाह को बनाते हैं, बना लें, आपके ख्याल में हुकूमत चुप करके बैठेगी? वो बिल्कुल वो ये ऑर्डिनेंस 1 घंटे में अगर आ सकता है तो इस तरह के कई ऑर्डिनेंसेस निकल आएंगे। तो अक्टूबर के बाद भी कुछ महीने हैं, और वो जो लोग समझ रहे हैं कि तरामीम हो जाएंगी तो मुल्क में सुकून आएगा, ये मुल्क में सुकून बिल्कुल नहीं आएगा। बदकिस्मती से बुनियाद में वो इलेक्शन 8 फरवरी के रिजल्ट हैं, ये इमारत यानी पीसा के टेढ़े मेरे मीनार। ठीक है, यानी आपको लगता है कि बुनियाद से ही मसाइल को देखना होगा। अब साकिब बशीर साहब, एक तो ये बताइएगा, क्या हम सही समझ रहे हैं ये जो आज लिस्ट जारी की गई है असम्बली के हवाले से कि किस जमात की कितनी सीटें हैं, जिसमें कहा गया कि 80 सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हैं, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने क्योंकि इलेक्शन से पहले मखसूस नशस्तों के हवाले से कोई भी जो है वो लेटर जमा नहीं कराया था, तो इस बुनियाद पर हुकूमत ये समझती है कि उनको पार्लियामेंट समझती है कि उनको मखसूस नशस्तें नहीं दी जाएंगी। क्या ये मंजरनामा है? मंजरनामा तो वो है कि जो हर कोई अपने अपने ताई जो है चला रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने 80 सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल डिक्लेयर कर दिए, इलेक्शन कमीशन 39 पीटीआई डिक्लेयर कर चुका है, और 41 पे जो है वो मामलात रुके हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आनी थी, वो वजाहत भी आ गई। पिछले 5 रोज़ से रोज़ाना की बुनियाद पर दोपहर को सुबह शाम को खबर आती है कि इलेक्शन कमीशन ने आज जो है वो बैठक की, मीटिंग की, उस मीटिंग में फ़लाँ पहलू को डिस्कस किया गया, किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंचे, फिर कल मीटिंग होगी। पिछले 5 रोज़ में ये हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली जो वजाहत दी थी 8 जजेस ने, उन्होंने कहा था कि भाई इस मामले में, बाकी तो आपका आईनी रोल है, आपने करना है, इस मामले में आपका किरदार एक डाखाने का था, हमने फैसला किया कि ये है। और ये फैसला शायद हम भूल जाते हैं कि ये फुल कोर्ट का फैसला है। 8 जजेस तो ये हैं जिन्होंने ये फैसला दिया है। 2 जजेस हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, 1 जज है जस्टिस याहिया अफरीदी। इन 11 जजेस ने कहा कि पीटीआई है, पीटीआई जमात है, तो उसका फैसला मानने के लिए इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं है। प्लान बी पे मैं बात जरूर करूंगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो पीडीएम की गवर्नमेंट जब आई अप्रैल 2022 में, उन्होंने लाया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उसकी जो लामहदूद इख्तियारात हैं उसके पास, तो इसको रेगुलेट किया जाए, उन्होंने लाया। और उसके बाद इसका इम्प्लीमेंटेशन अमली तौर पर सितंबर 2023 में शुरू हुई, और आज अब जो है वो सितंबर 2024 है। उस वक्त यही हुकूमत यही सारा प्रोसीजर लाई, और आज इसमें ऑर्डिनेंस लेकर आ गए हैं। और उस ऑर्डिनेंस पे पहले ऑर्डिनेंस लाया, मंजूरी हुई, सदर ने दस्तखत किए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंप्लीमेंट भी कर दिया। अब क्यों ये सारा कुछ किया जा रहा है? बज़ाहिर 63A प्लान बी के जो कदगन है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते आप, पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट जाके आप अगर वोट करेंगे तो वो वोट काउंट नहीं होगा।
तो ये जो कदगन है, ये हुकूमत कदगन खत्म कराना चाहती है, ताकि जो मौलाना फजल रहमान से हम जो है वो हमायत लेना चाह रहे थे, उससे भी जान जो है वो छूट जाए। लेकिन जान छूटने वाली नहीं है। इस तरह अगर आप रो के आएंगे तो ये मामला भी जो है वो आसानी से नहीं चलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी मेरे ख्याल में चीज़ें शायद जो है वो उस तरह सीधी जो स्ट्रेट नहीं चलेंगी। उसकी वजह यह है कि ऑर्डिनेंस आया है, अब ये ऑर्डिनेंस चैलेंज भी हो सकता है। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो 2022 में उनका एक फैसला है, जिस फैसले में उन्होंने ये करार दिया था कि ऑर्डिनेंस अगर हंगामी सूरत हाल ना हो, हंगामी सूरत हाल नॉर्मल नहीं होती, कोई जंगी हालात हो, कोई इस किस्म की सिचुएशन हो, तो उस सिचुएशन के बगैर अगर ऑर्डिनेंस आएगा तो वो आइन से इनराफ है। यानी तो आज जो यानी इटसेल्फ ऑर्डिनेंस जो है, ऑर्डिनेंस खुद जजमेंट है। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऑर्डिनेंस खुद स्टेक पर है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद एक और अहम मामला जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल के जलसे के हवाले से है, और यही इतलात मौसूल हो रही है कि जलसे की इजाज़त मिल गई है। अब ये जलसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या इस्लामाबाद के जलसे की तरह होगा और इसके नताइज भी क्या उसी तरह के होंगे, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करने जा रही है और मुमकिन तौर पर उनको कान्हा मवेशी मंडी में जो है वो इजाज़त मिल गई है जलसा करने की। नजमुल साकिब साहब, फेयर एनफ इजाज़त चाहते थे, मीनार पाकिस्तान चाहते थे, नहीं मिली, किसी और जगह की मिल गई, जलसे की इजाज़त मिल गई, और वो तमाम लोग भी आपको लगता है कि इस जलसे में आ पाएंगे जिन्होंने इस्लामाबाद में बड़ी सख्त तकरीरें की थी? क्या देख रहे हैं आप कल के दिन को? देखिए, सबसे पहले तो ये मुबारक हो PTI को कि उनको इजाज़त मिल गई है, लेकिन हमने ये भी देखा कि इस्लामाबाद में भी इजाज़त मिल गई थी, लेकिन रुकावटें बहुत सारी आई थी। उम्मीद यही है, नज़र यही आ रहा है कि रुकावटें पेश की जाएंगी, कंटेनर वगैरह ये वो दाएं बाएं होंगे। देखिए, जो ज़रूरी चीज़ है ना वो ये कि जो इस वक्त चेयरमैन हैं PTI के, उन्होंने कहा है कि ये जलसा हम कर रहे हैं जुल्म के ख़िलाफ़, महंगाई के ख़िलाफ़, खान की रिहाई के लिए और अदलिया की आज़ादी के लिए। ये चार चीज़ें उन्होंने बताई हैं अपने लेटेस्ट बयान में कि ये जलसा करके हम इसलिए कर रहे हैं। मुझे इस जलसे में जितना बड़ा मर्जी मैसिव जलसा कर लेंगे, मुझे इसमें जुल्म खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि बहुत सारे लोग मुझे पकड़ धकड़ में नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है वो मैं जख्मी देख रहा हूँ। फिर ये कह रहे हैं महंगाई खत्म होगी, बिल्कुल खत्म कैसे? महंगाई जलसा करने से महंगाई कैसे खत्म होती है? फिर ये कहते हैं खान की रिहाई। खान की रिहाई के बारे में तो अता तारड़ साहब और बहुत सारे मिनिस्टर ऑलरेडी कह चुके हैं, बाबा NRO नहीं, कोई NRO नहीं है, खान रिहा नहीं हो रहा। अच्छा, चौथी बात है अदलिया की आज़ादी। अदलिया की आज़ादी में आपका इस जलसे करने का क्या ताल्लुक है? असल चीज़ ये है कि ये जलसा सिर्फ प्रेशराइज करने के लिए हो सकता है कि यानी गवर्नमेंट प्रेशर में आ जाए, क्योंकि पुरअमन उन्होंने कहा होगा, अल्लाह करे पुरअमन हो। सवाल ये है कि ये जो सड़कों का एक दिन का होता है ना, कोई गरीब आदमी ने जाना है हस्पताल, किसी ने अपनी रोजगार करनी है, कोई दिहाड़ीदार मजदूर है, इनका बेचारों का नुकसान होगा। मैं आपको अभी से ही बता रहा हूँ कि अगर ये जलसा हुआ, जो कि अल्लाह करे कि हो जाए, क्योंकि ये भी जो है ना, ये वो कहते हैं ना पख निकालें, ये भी जलसा कर लें, कुछ नहीं होने का, और खास तौर पे ना महंगाई खत्म होगी ना जुल्म खत्म होगा। अच्छा, इस वक्त की मैं चाहता हूँ मुख्तसरन एक लाइन में मुझे बताइएगा, क्या अटक पुल क्रॉस कर पाएंगे KPK के वजीर आला? मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ, वो तो आएंगे, लेकिन उन्होंने जो पिछली दफा तकरीर की थी वो सामने अगर रखी जाए, जिसमें उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की थी जो मेरे जैसे किसी शख्स ने की होती तो अब तक वो 10-12 बिहाइंड द बार जो होते हैं ना, उसके अंदर पड़ा हुआ होता। चूंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, वो कर सकते हैं, कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे ये तो उन पे डिपेंड करता है। लेकिन उनको एक बात का पता है कि ये शायद आखिरी मौका है PTI को अपनी पॉपुलैरिटी के साथ साथ अपनी मजबूती दिखाने का, कि देखिए हमारे पास इतने हैं। और इस वक्त की आखिरी बात करूंगा, एक बात सिर्फ करूंगा, ये जो बात उन्होंने की है ना कि उस दिन से डरो, जब उसने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया, उसने इशारा किया तो सड़कों पर आ जाओ, आ जाएंगे लोग और तुम बांग्लादेश को भूल जाओगे। एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। ठीक है राव खालिद साहब, आप ये ना करें, ये ना करें। ठीक है राव खालिद साहब,
क्या हासिल कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? और कल क्या हमें इस्लामाबाद वाली सूरत हाल नजर आएगी, हर तरफ कंटेनर नहीं कंटेनर, या भरपूर मौका दिया जाएगा कि ठीक है आपको एक जगह दे दी है, आपको ये रूट दे दी, आप आए जलसा करें, सो बिस्मिल्लाह? देखिए, हासिल तो जैसे नजमुल साकिब साहब ने कहा, उन्होंने हासिल बुनियादी कामयाबी तो हासिल कर ली। हमें ख़दशा था कि इस्लामाबाद के जलसे के बाद जो सूरत हाल पैदा हो गई थी और मुकदमात हो गए थे पार्लियामेंट के अंदर से, MNAs को गिरफ़्तार कर लिया गया था, तो ये ख़दशा था कि अब किसी जगह पे उनको जलसे की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो अगर जलसे की इजाज़त मिल गई है तो पहली कामयाबी तो उन्होंने ले ली। दूसरी कामयाबी उनकी होती है सोशल मीडिया के ऊपर। उस पर उन्होंने कैंपेन चला के जी हमारी रुकावटें डाली जा रही हैं, ये हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसको उठा लिया, उसको बंद कर दिया, उसके घर छापा मार दिया। तो वो उस जगह पे भी वो पूरी तरह से अपना करें। जलसे का बुनियादी मकसद ये होता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, उसका होता है अपने वर्कर्स को, अपोजिशन ख़ास तौर पे अपने वर्कर्स को मोटिवेट रखना, इंटैक्ट रखना। तो वो एक पर्पस जो है वो तो सर्व इससे होना ही होना है, और यही उसका मकसद है। बाकी नारे हैं, दावे हैं, ये हो जाएगा, बाकी कमी है, इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे या इधर चले जाएंगे। जी प्लीज़, मैं बाकी कमी में आगे चलता हूँ। साकिब बशीर साहब, आप ये फरमाइएगा कि क्या इतलात हैं कि PK से काफ़िले जो है वो आ रहे हैं, अटक पुल क्रॉस होगा, क्योंकि वज़रा और हुकूमत जो है वो दावे कर चुकी है कि, और बड़े ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर बालों के हवाले से, वो तमाम बयानात के आपको आगे नहीं आने देंगे। तो कल मंजरनामा क्या होगा पाकिस्तान के अंदर? एक तो बड़ा ही सिंपल और सादा सी बात है, दोनों तरफ से सियासी बयानबाजी होती रहती है। इसका अब वो उन्होंने कहा था कि 14 दिन में इमरान खान को बाहर निकालेंगे, तो उसका मतलब ये नहीं था कि हम निकालेंगे, नहीं निकालना था, वो एक सियासी बयान था। इसी तरह बाकी दोनों तरफ के, मैं ये समझता हूँ कि कल PTI अगर लाहौर में जलसा कर लेती है, मैं कहता हूँ लाहौर से कहीं दूर भी इजाज़त दे दे, तो ये उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। 9 मई 2023 के बाद ये 21 सितंबर 2024 को 16 माह के बाद पहला बड़ा शो होगा पंजाब में। तो इस लिहाज से जलसा हो जाना, मैं कहता हूं तादाद भी मैटर नहीं करती, लोग कितने आए कितने नहीं गए, जलसा हो जाना मैटर करता है। अगर वो कर लें जलसा, तकरीर, वो सारी FIRें भी होगी, जो सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन जलसा हो जाना उनके लिए कामयाबी होगी। क्योंकि 9 मई फिर 8 फरवरी आया, उसमें तब्दीलियां आई, फिर हमने देखा 8 सितंबर इस्लामाबाद जलसा, और अब 21 सितंबर लाहौर जलसा। मतलब पंजाब में उनको एक नई जो है मूवमेंट मिलेगी, उनके वर्कर्स एक्टिव होंगे, आएंगे जलसे में, वो पुराना जो उनका मामला जो है वो बहाल होगा। तो उनकी जो पार्टी है वो बहाली के उस मरहले में है 9 मई 2023 के बाद। तो उनके लिए तो मेरे ख्याल में प्लस पॉइंट्स है इसमें। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो सब? जी, मैं यही कह रहा था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है वो तो फजलुर रहमान साहब, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा और बाकी बिलावल साहब हो गए, इनको भी जलसे करने चाहिए। पॉलिटिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लोगों को सियासी तौर पे मुतहर्रिक रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे नहीं समझ आ रही है क्यों नहीं जलसे करते, बजाय इसके कि दूसरे जो कर रहे हैं उनको रोकें। इनको खुद भी जलसे करने चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए सियासी तौर पर हम बड़े एक्टिव हैं, लोगों की पार्टिसिपेशन होती है, लोग अच्छा फील करते हैं उसके लिए, पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रांग होती हैं उससे। ये आई डोंट नो क्यों अपने घरों में बैठे रहते हैं, जलसे जुलूस क्यों नहीं वो जलसे का एक मोमेंटम होता है ना, इंतखाबात पे तो समझ आती है कि लोगों को कायल करने के लिए कर रहे हैं। अभी तो इंतखाबात भी नहीं हो रहे। ये बतौर वज़ीर आज़म जलसे करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जगह जगह पे जाकर खिताब किया करते थे, इसी तरह से बेनज़ीर भुट्टो किया करती थी, अवामी जलसे से खिताब किया करती थी, इसी तरह से बाकी लीडर्स करते रहे हैं। तो ये कोई उससे किसी इलेक्शन कैंपेन अपनी जगह पे, लेकिन पॉलिटिकल जलसे जो हैं ये तो एक हिस्सा है उसकी एक्टिव मुतहर्रिक रखने का, अपने कारकुनों को इंटैक्ट रखने का, उनको हौसला देने का, उनको इन्वॉल्व करने का पॉलिटिकल प्रोसेस में। तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये रहना चाहिए, और इसके ना होने से प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, लोग मायूस होना शुरू हो जाते हैं अपने सियासी कायदीन से, सियासी लीडरों से, उनके साथ उनका इंटरेक्शन प्रॉपरली नहीं होता। ठीक है, अच्छा नजमुल साकिब साहब, आज नाज़रीन के लिए क्या हम सवालात आप लेकर आए? जी शुक्रिया ज़ौक। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने फरमाया है कि PTI खान की रिहाई को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल ना करे और सियासत से बाज रहे। सियासत से बाज रहे। जरूरी सवाल यह है कि अगर कोई सियासी जमात सियासत नहीं करेगी तो फिर वो क्या करेगी? आज का गैर जरूरी सवाल।
2024 में पोलियो के 18 केसेस पाकिस्तान में रिपोर्ट हो चुके हैं। दुनिया पोलियो से कब की निजात हासिल कर चुकी। गैर जरूरी सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान से पोलियो तो खत्म नहीं हो सका तो IMF जैसे मूजी मरज से कैसे छुटकारा हासिल होगा। ठीक है, ये नाज़रीन आपके लिए एक ज़रूरी और एक गैर ज़रूरी सवाल छोड़ के जा रहे हैं। आप अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।